Hello everyone. I Shivraj Singh, Assistant Professor, PNE Group of Colleges. हमारे आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। इस टॉपिक में हम लोग कंपनी अकाउंट क्या है, शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है शेयर्स को इशू करना, उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, शेयर्स इशू करने का प्रोसीजर और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, फोरफीचर ऑफ शेयर्स और री इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है उसी में कंपनी भी एक तरीका है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप आपने पहले इसके लिए स्टडी किया है, वैसे ही कंपनी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा पैसा जो कंट्रीब्यूट होता है वो ओनर के द्वारा होता है और रिस्क भी 100% कंट्रीब्यूटेड ओनर की ही होती है। इसके दूसरे स्टेज पर हम चलें तो वो पार्टनरशिप है, जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम इन जनरल पार्टनरशिप 20 और इन बैंकिंग पार्टनरशिप 10 पार्टनर्स हो सकते हैं और वो मिलकर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और उनकी रिस्क भी आपस में अप्रोप्रिएट हो जाती है। कंपनी वाले फॉर्मेट में हम लोग एक बहुत बड़े अमाउंट को, कैपिटल को रेज कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है, पब्लिक से लिया जा सकता है, और वो सारा पैसा इकट्ठा करके एक बड़े कैपिटल स्ट्रक्चर से हम लोग एक बड़ा बिजनेस लार्ज स्केल पर स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी अकाउंट्स को समझने से पहले मैं आपको कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हम लोग कंपनी अकाउंट्स की स्टडी करते थे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो हम लोग पास करते थे वो 1956 के अकॉर्डिंग करते थे। प्रेजेंट में अभी हम कंपनीज एक्ट 2013 को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम लोग जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं और उसी के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन हो रहा है। कंपनीज एक्ट 2013 में या इससे पहले किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड कंपनी को कंपनी माना गया है। अगर हम कंपनीज के टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करें तो फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज हो, मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 100 मेंबर उसमें हो सकते हैं, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। पब्लिक कंपनी से हमारा मतलब है जो कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूप में काम नहीं कर रही है, जो अपने शेयर्स इंडिविजुअल मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर हम हमारे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मिनिमम जो पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की जो लिमिट्स है वो 7 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, यानी कितनी भी शेयर मार्केट में हम इशू कर सकते हैं एज ए पब्लिक कंपनी शेयर। बट प्राइवेट कंपनी के केस में हम लोग मैक्सिमम 100 शेयर होल्डर से उसके अंदर एज ए मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। आफ्टर टाइप्स ऑफ कंपनीज हमें ये जानना होगा कि शेयर क्या है और शेयर से पहले ये समझना होगा कि क्यों कोई कंपनी शेयर इशू करती है। क्योंकि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट है कंपनी, इसमें छोटे छोटे अमाउंट में हम लोग हमारी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक स्मॉल यूनिट में हम हमारी एक कैपिटल को डिवाइड कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर स्मॉल यूनिट को ही हम लोग शेयर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स मीन ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। मीन्स अगर हम बात करें कि टोटल शेयर कैपिटल का जो एक पार्ट होता है उसे हम शेयर
कहते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो कंपनी के शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी इशू करके अपने फंड्स को रेज कर सकती है। जैसा आप समझते हैं, कंपनी दो तरीके से अपना फंड रेज कर सकती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। मीन कंपनी शेयर्स इशू करके शेयर कैपिटल जनरेट करके अपने फंड्स को रेज कर सकती है, या फिर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके लोन या बोरोइंग्स से भी अपनी कैपिटल को रेज कर सकती है, अपने फंड को रेज कर सकती है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल अगर कुछ होता है वो फाइनेंशियल टूल कैश होता है, जिस कैश को हम लोग जो शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से हम लोग अपने फंड्स को रेज करते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। जैसा कि हमने देखा, शेयर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट, इक्विटी शेयर्स एंड सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों शेयर्स इशू करके कंपनी अपने फंड्स को रेज कर सकती है। दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड के लिए और शेयर कैपिटल के लिए। यानी जब भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी एक सर्टेन टाइम पीरियड में वापस रिटर्न करती है, जो डेट ऑफ इशू से 20 साल के अंदर अंदर यानी 20 इयर्स के अंदर अंदर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस लौटाना होता है। यानी ये कंपनी के परमानेंट शेयर होल्डर नहीं है। और जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें कंपनी पहले डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो उनमें अप्रोप्रिएट किया जाता है। इसका मतलब इससे समझ में आता है कि जो वोटिंग राइट होते हैं वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते हैं। मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के परमानेंट शेयर होल्डर्स हैं और बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को समझने के बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम लोगों ने 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हम एक एक को अगर हम डिटेल से स्टडी करें तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग है ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिस पे डिविडेंड का अमाउंट अगर कंपनी किसी ईयर में पे नहीं कर सके, उसे अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस केस में इन प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जाकर क्यूमुलेटिव हो जाता है और एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, एरियर ऑफ डिविडेंड ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर शो करता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इसके ठीक विपरीत होते हैं, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड अगर किसी ईयर में कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी के पास ऐसे अप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं थे जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो उस केस में कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी उनके डिविडेंड को अगले वाले साल में क्यूमुलेटिव करके ले जाती है और उनका पैसा अगले साल के प्रॉफिट में से उनको दे दिया जाता है एज ए एरियर ऑफ डिविडेंड। वो उसमें कंपनी की बैलेंस शीट के नीचे एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी शो करता रहता है। बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में वो डिविडेंड का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट ईयर में नहीं जाता है। उस साल अगर कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है तो वो डिविडेंड का पैसा लैप्स हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जैसा कि मैं आप जाने कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स के प्रीफिक्स में आपका डिविडेंड की रेट शो होता है। जैसे अगर हम बात करें कि 7% प्रेफरेंस शेयर्स और 8% और 9% जो भी अगर आप लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब
7% प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कंपनी की जो डिविडेंड की रेट है वो फिक्स है, वो है 7% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। टोटल पेड अप शेयर कैपिटल जितना भी उसका होता है उसका 7% उसका डिविडेंड का रेट हो गया, अमाउंट हो गया, उसी के अकॉर्डिंग डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आर्टिकल में क्लियरली स्टेटेड है और आपने उसको मेंशन कर रखा है तो एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट के बाद अगर कंपनी के पास इतने सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम दोबारा प्रेफरेंस शेयर्स को वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं और एक अमाउंट प्रॉफिट का उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड, एक्स्ट्रा डिविडेंड और दिया जा सकता है। ऐसा प्रोविजन, ऐसा प्रावधान अगर आपने आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल में अगर आपने कर रखा है तो उस केस में आप शेयर होल्डर को एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट का डिविडेंड देने के बाद एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप उसको पे कर सकते हैं। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता, केवल शेयर होल्डर्स को जो उसका फिक्स अमाउंट होता है वही उसको डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कंपनी चाहे तो अपने इक्विटी शेयर्स में उनको कन्वर्ट कर सकती है, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन्हें कंपनी इक्विटी शेयर्स या अदर किसी भी स्क्रिप्ट में चेंज नहीं कर सकती। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग है, हमने पहले भी बताया था कि जितने भी शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, जितने भी शेयर्स कंपनी 1996 के बाद इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रावधान हटा दिया गया है, यानी कि कंपनी का जो पैसा शेयर होल्डर का जो पैसा है जो उसने कंपनी को दिया है वो पैसा कंपनी को वापस उसको लाइफ पीरियड में लौटाना होता है, जो डेट ऑफ इशू से 20 साल की अवधि तक ही वो पैसा कंपनी अपने पास रख सकती है। उसके बाद उससे उसी अवधि के दौरान 20 साल की अवधि के दौरान ही वो पैसा वापस शेयर होल्डर को कंपनी को रिटर्न करना होता है। कंपनी वर्तमान में प्रेजेंट सिनेरियो में केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 55 में भी मेंशन है, और कंपनीज एक्ट का जो अमेंडमेंट एक्ट था 1996 उसमें भी मेंशन था कि कंपनी अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए गाइडलाइंस कंपनीज एक्ट में दी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स उसका फेस वैल्यू जो है 100 रुपीज होगा, और 3 से 5 साल की अवधि के दौरान 3 से 5 साल की अवधि के दौरान ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी। तो ये टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इतने तरीके से आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है, वो परमानेंट शेयर होल्डर नहीं होता है, इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, और प्रेफरेंशियल राइट होता है उनको डिविडेंड का, प्रेफरेंशियल राइट होता है इनको कैपिटल वापसी का, यानी कंपनी अगर जो भी पैसा वापस शेयर होल्डर्स को लौटाएगी वो पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लौटाया जाता है। टाइप्स ऑफ शेयर्स के बाद हमारा अगला टॉपिक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो शेयर कैपिटल जो है आपका जो टोटल अमाउंट है वो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट में जो बटा हुआ है उसे आप शेयर कहते हैं, और उसी यूनिट से जो पैसा इकट्ठा होकर आता है वो शेयर कैपिटल है। या यूँ कह सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का सबका इंडिविजुअल हम लोग नाम अपने जर्नल एंट्री में या हमारे रिकॉर्ड्स में हम लोग शो नहीं कर सकते हैं एक साथ, तो उसके लिए हम एक कॉमनली एक वर्ड, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के रूप में उसको काम में ले सकते हैं, और वर्ड होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं क्योंकि जितने भी जो भी आप लोगों का जो गिवर हैं वो सब आपकी इंटरनल लाइबिलिटीज हैं, वो आपको पैसा कंपनी में पैसा दे रहे हैं, एज ए कैपिटल पैसा दे रहे हैं, इसलिए उनको एज ए शेयर कैपिटल हम लोग उसमें क्रेडिट करते हैं, शो करते हैं। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए अगर कंपनी को 10 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत है और कंपनी 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और 10 लाख रुपए की रिस्क भी उसकी खुद की होती है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ कंपनी एक बड़ा आसान सा काम हो जाता है कि मान लीजिए अगर हमने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ हमने डिसाइड कर दी, उसकी फेस वैल्यू हमने 10 रुपीज़ डिसाइड कर दी, तो हम लोगों को उसके केवल
1 लाख पार्ट करने होंगे। ये 1 लाख पार्ट अगर हम 10 रुपीज से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपीज रेज हो जाएगी और हमारा बिजनेस आराम से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 लाख शेयर्स में जो हमने इसको डिवाइड किया और उसकी फेस वैल्यू से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा शेयर कैपिटल हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल अगर हम करें तो सबसे पहला है ऑथोराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल की बात अगर हम करें तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है कंपनी की वो मैक्सिमम लिमिट जो कंपनी अपने जीवन काल में शेयर्स इश्यू करना चाहती है। वो कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट होती है शेयर्स इश्यू करने की, शेयर कैपिटल की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में जो शेयर्स और जो नंबर ऑफ शेयर्स और जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और जो शेयर कैपिटल हम लोग मेंशन करते हैं उसे हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने जीवन काल में इससे ज़्यादा शेयर से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती। अगर उससे ज़्यादा अगर उसको फंड्स रेज करने हैं तो उसको लॉन्ग या डिबेंचर्स की तरफ जाना होगा। सेकेंड है इशूड कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए एप्लीकेशंस जो इशू की जाती है उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। और जरूरी नहीं है कि जो है पूरा का पूरा पूरे के पूरे शेयर्स ही पब्लिक के द्वारा उसके लिए सब्सक्रिप्शन आए, लेकिन कंपनी जो अपनी तरफ से एप्लीकेशंस इशू करती है फॉर इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन वो आपका इशूड कैपिटल होता है जो कि ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। सब्सक्राइब कैपिटल सबसे मेन इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब कैपिटल पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसे हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यानी इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसके लिए एप्लीकेंट्स ने एज ए शेयर होल्डर बनने के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो सब्सक्राइब कैपिटल होता है। सब्सक्राइब कैपिटल को अगर हम और भी ज़्यादा डिटेल से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन हो गया कि मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और 1 लाख शेयर्स में से मान लीजिए अगर 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई तो ये हमारा जो 90,000 शेयर्स पे जो पैसा रिसीव्ड होगा ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से जो पैसा हम लोग या कंपनी कॉल करती है वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। और पब्लिक के द्वारा जितना पैसा कॉल्ड अप कैपिटल पे पेमेंट कर दिया जाता है उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है उसे ही हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। यानी जो पैसा शेयर होल्डर ने टाइम पर नहीं दिया है, पर्टिकुलर ड्यू डेट पर उसने पेमेंट नहीं किया है, तो वो डिफरेंसेस जो होते हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल के डिफरेंस को हम लोग कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं। सबसे लास्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल टोटल कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी अपने लाइफ में इशू नहीं करती है, एज ए रिजर्व रखती है इन केस ऑफ लिक्विडेशन। यानी जब कंपनी के समापन की स्थिति होती है उसी केस में कंपनी ऐसे शेयर्स वो इशू करती है और फंड रेज करने की कोशिश करती है। इस तरीके से हम लोग इसको समझें तो शेयर कैपिटल को हम जो है 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को अगर हम डिवाइड करें तो सब्सक्राइब कैपिटल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, फुल सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। मीनिंग ये होता है, बड़ा सीधी सी बात है कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं अगर उतने शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है तो उसे फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, फुल अलॉटमेंट शेयर्स कहा जाता है। पूरे के पूरे एप्लीकेंट्स को कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है। बट इन केस अगर कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है तो उन्हें जो है अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। और इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले के जितने भी एक्ट हैं उसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कि कंपनी तभी अपने शेयर्स का शेयर होल्डर्स एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर सकती है जबकि उसको कम से कम 90% इशूड शेयर्स का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाए। यानी अगर कंपनी ने मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो कंपनी को अगर मान लीजिए 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिलती है, कम से कम 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलती है तो ही कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेगी, नहीं तो वापस एप्लीकेंट्स को कंपनी को पैसा लौटाना होता है। और अगर कंपनी 30 दिन में पैसा नहीं लौटा पाती है तो 15% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस लौटाना होता है एप्लीकेंट्स को।
अगर मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए और 80,000 शेयर्स के लिए ही अगर एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई है, तो इस केस में फिर कंपनी को सभी एप्लीकेंट्स को पैसा वापस लौटाना होता है। और तीसरा जो केस होता है वो है फुल सब्सक्रिप्शन की। पहला था फुल सब्सक्रिप्शन, सेकंड है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन और थर्ड है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि एप्लीकेशंस रिसीव्ड एक्सेस देन इशूड शेयर्स। कंपनी ने जितने शेयर इशू किए उससे ज्यादा शेयर्स के लिए अगला एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन साफ साफ कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि अगर जितने शेयर्स आपने रिसीव्ड किए हैं अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन है यानी एक्सेस है, इशूड शेयर से ज्यादा आपको अगर एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो गई है तो आप केवल इशूड शेयर्स तक ही अलॉटमेंट कर सकते हैं। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज्यादा शेयर्स अलॉट करने की कंपनी के पास पावर नहीं है। तो उस केस में एक्सेस जो शेयर्स आए हैं या तो उनको आप वापस रिटर्न कर सकते हैं या फिर प्रो रेटा अलॉटमेंट हम कर सकते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट के अंदर जब हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर जाएंगे तो उस वक्त हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके शेयर्स को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं: इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। मैं तीसरे वाले तरीके के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 53 में ये बात बता दी गई है कि अब कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स वाले केस में कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकती है, बट बाकी किसी भी केस में अब कंपनी जो है अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। एट पार एट प्रीमियम को किस तरीके से हम प्रैक्टिकली समझे तो बड़ी सीधा सा इसका डेफिनेशन है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू को अगर हम समझें कि कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लोज है उसमें कंपनी का जो शेयर की डिनोमिनेशन शो होती है उसे हम लोग कंपनी की फेस वैल्यू कहते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज द प्रिंटेड प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी उसका जो प्रिंट प्राइस होता है उस शेयर पर जो शेयर सर्टिफिकेट पे जो प्रिंटेड प्राइस होता है जिस पर डिविडेंड कंपनी का डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है वो कंपनी का फेस वैल्यू होता है। अगर कंपनी का शेयर इशू किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के बराबर रेट पर अगर शेयर को इशू किया जाता है तो वो सिचुएशन होती है इशू एट पार। जैसे कि अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और उसे अगर 10 रुपए में ही इशू किया जा रहा है तो उस केस को कहा जाएगा कंपनी इशू एट पार। बट इन केस अगर कंपनी का शेयर फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज है और उसको अगर 12 रुपीज में इशू किया जा रहा है, मीन्स कंपनी शेयर इशू मोर देन फेस वैल्यू रेट, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पर उसको इशू किया जा रहा है तो जितना अमाउंट ज्यादा उसका होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होगा और उसको हम लोग अलग से सेपरेट से रिजर्व एंड सरप्लस वाले कॉलम में शो करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जैसा कि मैंने कहा डिस्काउंट वाला जो प्रोविजन है वो खत्म हो गया है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में ही हम लोग अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं और इसको अगर हम समझें तो यूं समझ सकते हैं कि 10 रुपए का अगर शेयर है और उसको अगर 9 रुपए में इशू किया गया है, यानी उससे भी जो उसकी फेस वैल्यू होती है उससे कम पर अगर इसको इशू किया जाता है तो वो शेयर इशू एट डिस्काउंट कहा जाता है। और ये जो 1 रुपया जो उसका डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एक तरह से कंपनी के लिए फिक्टिशियस असेट्स होता है, कैपिटल लॉस, उसको ट्रीट हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि इशू ऑफ शेयर्स जो है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को 3 तरीके से इशू कर सकती है: इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट को इशू हम केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के काम में लेते हैं, बाकी किसी भी तरीके के शेयर्स को आप इशू करते हैं वो डिस्काउंट पर आप उन शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 में मेंशन है। सेक्शन 52 में ये मेंशन किया हुआ है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम पर आप अपने शेयर्स को इशू करते हैं तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कैपिटल से जितना ज्यादा पैसा आपको रिसीव्ड होता है उस अमाउंट को हम कहां इसका यूटिलाइजेशन लेते हैं। तो जब हम लोग इसका आगे स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग इस टॉपिक